लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक लगभग पिछले 40 दिनों से जोधपुर जेल में हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो सरकार उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश कर रही है, आखिर उनमें कितना वज़न है। इसी पूरे मौजू पर, पूरे मुद्दे पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं सोनम वांगचुक जो की वाइफ गीतांजलि जी। मैडम, बहुत सारे वीडियोस की बात की जा रही है, लेकिन सोनम जी को जो हमने देखा और उन्होंने अपना अनशन भी ख़त्म कर दिया था जब वायलेंस की खबर आई थी, लेकिन सरकार वीडियोस की बात कर रही है। नहीं, तो सारे वीडियोस डॉक्टर्ड हैं और जो मेन 4 वीडियोस की वो बात करते हैं उनमें से 2 जो वो कह रहे हैं कि अनशन साइट से उन्होंने कहा है, वो एक्चुअली शाम को 5 बजे मीडिया के साथ जो उनका डिस्कशन हुआ उसमें भी उन्होंने नहीं जेनजी की बात कही। मीडिया ने पूछा कि आपको लगता है कि जेनजी टाइप का रेवोल्यूशन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है और शायद कभी ना हो। ये मेरा थिंकिंग है कि ऐसे कभी और नहीं होना चाहिए। और बाकी भी जो वीडियोस हैं वो 1.5 साल पुराना है कोई, जहाँ पर कारगिल को कश्मीर के साथ जाने की बात को उन्होंने कश्मीर के प्लेबिसाइट की बात की हुई है। फिर उन्होंने अगर कहा कि मोदी जी का ये जो वायदा जो उन्होंने बीच में छोड़ दिया, यूटी दे के लेजिस्लेचर नहीं दिया या स्टेटहुड नहीं दिया और 6 शेड्यूल नहीं दिया, वो ऐसा है जैसे राम जी सीता जी को तो ले आए लेकिन घर ना लेके जाएं, तो उसको हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस का अपमान दिखाया गया है। और अरब स्प्रिंग का उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था 3 एग्जाम्पल्स के बीच। उन्होंने ये कहा था कि कभी भी जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं या गांधी जी जब ब्रिटिशर्स से इंडिया को लेने की बात कर रहे थे तो इतना आसान नहीं है। ये मे की टॉक्स के बाद उन्होंने कहा जो उनकी हिसाब से सक्सेसफुल नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकिन हमें परसिस्टेंस से पीसफुल वे से लगे रहना चाहिए। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया कि नेहरू जी ने जब आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट नहीं दिया था तो श्री रामलू को भी 55 डेज़ का अनशन करके मरना पड़ा। और इस तरीके से बता रही हैं कि डॉक्टर्ड हैं, क्या किस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनको कोट किया जा रहा है? हाँ। तो जैसे अगर वो कहीं कह रहे हैं कि एक कॉमेडियन ने कहा कि अगर चाइना को हमने हमेशा से लड़ा है लद्दाखी स्काउट्स ने, पर अब अगर चाइनीज़ आएंगे तो हम उनको रास्ता दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी लड़ाई एक पार्टी से है, किसी मतलब देश से नहीं है। हमारे मदर इंडिया के लिए हम हमेशा अपनी जान देते रहेंगे। ये पूरा वीडियो है। तो एक कॉमेडियन ने ऐसा कहा, उसको हटा दिया गया, और लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे उसको हटा दिया गया है। जस्ट उसको बताया गया है कि जैसे सोनम ने कहा हो कि पहले चाइना के साथ हम लड़ते थे लेकिन आगे अब अगर चाइनीज सोल्जर्स आएंगे तो हमको रास्ता दे देंगे। तो मतलब ये मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है कि एक इतना बड़ा NSA का केस करने के पहले आप इतने फ्लिम्जी कारणों से करते हो। या तो उनको लग रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा या ये बाहर नहीं आएगा खुलासा, किसी तरह से ये अंदर ही अंदर बंद करके सब रख देंगे। लेकिन ये बात तो वो भी जानते होंगे अगर इस तरीके से वो करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के सबूत टिक नहीं पाएंगे, किसी भी कोर्ट में इस तरह के सबूत टिक नहीं पाएंगे। तो क्या सिर्फ उनको अंदर जेल के अंदर रखना ही एक मकसद है? तो आप अगर देखेंगे तो ये डराने धमकाने का जैसे था रीज़न, है ना। तो ये जस्ट डिटेन करने के पहले उनका काफ़ी कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, कोशिश पिछले 1 साल से ट्रोल्स उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके वीडियोस ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जा रहे हैं। तो ये हैरानगी की बात है कि जो डिटेंशन ऑर्डर में जो लिखा गया है वो वही ट्रोल लोगों की भाषा है। तो ये उन्होंने क्या सोचा था कि एक तरफ से CBI भेज दिया, एक तरफ से IT के समन्स भेज दिए, एक तरफ से FCRA कैंसिल कर दिया, तो वो एक स्मोक स्क्रीन बना देंगे कि एक एंटी नेशनल है, ये इंसान CBI की इस पे रेड हुई है और कोई इसको फाइट करने के लिए शायद नहीं रहेगा और वो तो बेचारा अंदर चला जाएगा। तो फिर हम जो भी है हमारी मन मर्जी हम एडवाइजरी बोर्ड में करके इनको फ्रेम कर लेंगे। लेकिन हर चीज़ का हमने जवाब दिया है। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि पाकिस्तान वो गए कॉन्फ्रेंस के लिए और उन्होंने वहाँ मिस्टर मोदी को प्रेज़ किया, तो अभी डिटेंशन अगर इतनी बड़ी बात थी पाकिस्तानी एजेंट होना या चाइनीज़ एजेंट होना तो बहुत बड़ी बात है ना।
अगर इतनी बड़ी वो बात है तो फिर वो डिटेंशन ऑर्डर में क्यों नहीं है? इसका मतलब ये सारी चीज़ें एक स्मोक स्क्रीन थी ताकि ये फेक नैरेटिव्स बना के उनके लिए पूरे इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे एक उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए ताकि लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं और फिर ये एनएसए के अंडर लेके उनको कुछ भी करें। और एनएसए के भी जो पॉइंट्स हैं बहुत ही फ्लिम्जी हैं, जो जिनके बारे में मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ बहुत सारे चैनल्स पे। ये सब अरब स्प्रिंग और ये कोई 1.5 साल पहले का वीडियो है, कोई 4 महीने पहले का है, कोई इवेंट के बाद का है, सबको आप एक जगह पर लगा देंगे। एक कुशोक बकुला जी का उन्होंने कहा है कि उन्होंने सेपरेट नेशन की बात की है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, और सोनम उसको एंडोर्स कर रहे हैं। वो इनफैक्ट किसी और ने कहा था बकुला रिम्पोचे को कोट करते हुए कि वो चाहते थे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, और सोनम को लगा कि ये गलत इंटरप्रेट करेंगे लोग, तो उन्होंने रिसर्च करके उस वीडियो में ये बताया है कि ये एक बलराजपुरी का आर्टिकल था जो लद्दाख रिव्यू में पब्लिश हुआ था, और जहाँ कुशोक बकुला ने डिटर्मिनेशन की जो बात कही वो 2 तरह के डिटर्मिनेशन होते हैं यूएन के हिसाब से, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन तो 1952 और उसके पहले कुशोक बकुला ने ऑलरेडी कह चुके थे कि लद्दाख इंडिया के साथ जाने वाला था, तो वो एक्सटर्नल की बात नहीं है, इंटरनल की बात है, जिसमें खुद को गवर्न करना, खुद के लिए लेजिस्लेचर होना, जो कि क्यों नहीं होना चाहिए। लद्दाख के अपने एमएलएज, इतना बड़ा जगह है, जस्ट एक आप एमपी किए हो जिसकी कोई इतने बड़े लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब और लोकसभा में वॉइस भी मुश्किल है। तो जब हमारी कंट्री पहले ब्रिटिशर्स के अंडर थी तो वो प्रोविंसेस जो थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से जो उनको टैक्सेशन के लिए इजी थे उन्होंने बना दिए थे। तो ऐसे बड़े बड़े चंक्स को उन्होंने एक एक प्रोविंस बनाया हुआ था, क्योंकि उनका भी कॉस्ट था तब कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करना और ये सब। फिर जब हम बाद में भारत बना तो हमारा जो विविधता में एकता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जो हमारी ब्यूटी है हमारे कंट्री की पिछले 10,000 साल के सिविलाइजेशन की, कि हम फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम प्रोविंसेस बने। लेकिन उन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस में भी जैसे चाहे वेस्ट बंगाल हो, उसमें अगर गोरखाज की पॉपुलेशन है, या असम में बोडोज की पॉपुलेशन है, या पहले ग्रेटर असम था जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सब एक थे, तो हमने डिसाइड किया धीरे धीरे कि हर एक एरिया को अपना एक वो होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना और ये सब। तो मैडम आप सोनम जी से मिली भी हैं, एक तो उनकी सेहत कैसी है, दूसरा ये कि इस बीच में हमने देखा कि टॉक जो है रिज्यूम हुआ है, दोबारा से सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई है 6 शेड्यूल को लेकर, और ये जो टॉक्स को लेकर सोनम जी क्या उनका समर्थन इस टॉक को है? तो जेल में तो कोई भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जेल तो एक नेचुरल जगह नहीं है रहने की, स्पेशली अगर आपको गलत कारणों से ले लिया जाए, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन सोनम इतने पॉजिटिव इंसान है कि वो वहाँ हर जगह में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, तो उस हिसाब से तो वो पॉजिटिविटी और रेजिलियंस का प्रतीक हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खुश थे कि उनके बिना ये टॉक शुरू हुए। तो ये उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके गैर हाजिरी में ये टॉक्स शुरू कर दिए जाएंगे, और वो तो इस बात के लिए स्ट्रांगली ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी जो लद्दाख के लिए कम है सॉल्यूशन, उसके लिए राज़ी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लद्दाख की मांग है, ये जब से इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट, जब 1947 से ये मांग हो रही है, और अभी 75 साल हो गए हैं, और ये कोई नाजायज़ नहीं है एक स्टेट हो पाना। जो भी इसके अगेंस्ट में कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कम है या बॉर्डर एरिया है, वो सब हम सबको पता है कि पॉपुलेशन तो किसी स्टेट का वो नहीं हो सकता। सिक्किम का भी 5-6 लाख है पॉपुलेशन, और अगर इनका सिक्योरिटी इशू है तो ऑल द मोर हमें डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए एक स्टेट का, जहाँ के लोगों को अपनत्व लगे, कि हम भारत देश हम पे ट्रस्ट करता है। और वैसे भी स्टेटलेस कॉन्करेंटलेस होती हैं, वो तो अगर हमारी इंटेंशन सही हो तो हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल कर सकते हैं। और सोनम का यही मानना है कि हमें कम उसमें अग्री नहीं करना चाहिए।
अक्सर बात होती है कि जब 6 शेड्यूल की बात होती है तो 371 की बात भी उसी के साथ शुरू हो जाती है कि और लद्दाख के जो लीडर्स हैं जो बातचीत भी करते हैं वो कहते हैं कि हमें सुरक्षा कवच चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो 6 शेड्यूल की ही हमने देखा है कि सोनम जी बात करते हैं, वो क्यों? हाँ, क्योंकि ये सारी जो ABCDEF है 371 की, उसमें अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग एग्जीक्यूटिव रोल्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट उसका जो है वो 6 शेड्यूल है। और सोनम इसलिए उसकी बात करते हैं क्योंकि एक पॉपुलेशन इतने % के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बनाया है जो 6 शेड्यूल, जो कि इनिशियली नॉर्थ ईस्ट के लिए था, पर उसको बाकी जगहों पर भी एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक रेडीमेड प्रोविज़न है जिसको लेके आना सबसे बेनिफिशियल है लद्दाख के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए। और वहाँ के जो संस्कृति है वो बहुत ही अलग है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में जो इतने फंड्स आ रहे हैं, जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 2 कमिश्नर डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर पिछले 1000 सालों से क्या क्या तरीके हैं। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स जिसकी प्रधानमंत्री और सब बातें करते हैं, तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स तो कोई बाहर से आके नहीं उसको इंटीग्रेट कर सकता। तो लोगों का से होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट कैसे चाहते हैं। पॉलिसीज़ अभी भी जो हिल काउंसिल बनाई थी उसको जस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, लेकिन जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो एक स्टेट और एक 6 शेड्यूल के कॉम्बिनेशन से ही बेस्ट हो सकता है। जब 370 की बात होती है तो अक्सर ये बात आती है कि सोनम जी ही थे जब 370 ख़त्म हुआ और लद्दाख को रीऑर्गेनाइज़ किया गया, तो सोनम जी बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत खुशी भी जताई थी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। लेकिन अब जो हालात हैं, क्या उनको लगता है कि कश्मीर के साथ ही होती तो बेहतर था, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा थी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था, क्योंकि लद्दाख का कल्चर और बहुत अलग है। जैसे मैंने कहा कि हम जब इंडिया की स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो ये जैसे हर इंडिविजुअल को अपना स्वधर्म एक्सप्रेस करने का हाईएस्ट है उसकी ड्यूटी, कि हम जिसके लिए हमने जन्म लिया है हम वो एक्सप्रेस करें। वैसे ही हर कलेक्टिविटी का भी अपना सोल होता है, अपना कलेक्टिव एक सोल होता है, और उसको एक्सप्रेस करने का हमारे पास जो साधन है, जो इकोसिस्टम है, उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। तो जो लद्दाख का कलेक्टिव सोल है वो कभी भी कश्मीर के साथ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। तो ये तो नहीं है कि 370 बेटर था, वो तो एब्रोगेशन कश्मीर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कश्मीर को भी अपने आप को एक्सप्रेस करना और इंडिया के साथ डेमोक्रेटिकली इंटीग्रेट करना कश्मीर के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है ये ट्राइबल एरियाज़ के लिए है, क्योंकि वो वहाँ पर, और स्पेशली लद्दाख जहाँ की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, वहाँ पर एक फैमिली जो है एक बाल्टी से 6 लीटर से पूरा दिन जीती है एक इंसान, और यहाँ पर हम एक फ्लैश में 6 लीटर यूज़ करते हैं। तो अगर हम वहाँ के लोगों की जो परंपराएं हैं और जैसे उनकी साइंटिफिक अप्रोच से वो जीते आए हैं, अगर वो हम इंक्लूड ना करें अपने पॉलिसीज़ में तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 6 शेड्यूल होना और 370 से निकलना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि लद्दाख अब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अब तो ऐसा है जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, कश्मीर से निकल गया, लेकिन अभी दिल्ली सारा पॉलिसीज़ भी बना रही है। तो ये बहुत सिंपल है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की, आप अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएं और उनको खुद इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपको जनरेशन्स में वहाँ आप रहते आए हो, आपको रहना है। बाकी उनको तो 4-5 साल का होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसको अपना प्रॉफिट जब तक निकलता है, चाहे वो कोई भी इलेक्टेड पार्टी हो, उनको 5 साल का होराइजन होता है। लेकिन जो लोग वहाँ हज़ारों सालों से जीते आ रहे हैं और हज़ारों सालों से जिएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा मैम, जिस तरीके से अभी जिस तरीके से सरकार से बातचीत हुई, KDA भी आया और ले अपेक्स बॉडी आया, दोनों की तरफ से सोनम जी को रिलीज़ करने की मांग वहाँ पर उठाई गई, और दूसरे जो लोग भी उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनको भी कहा गया कि उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। तो क्या ये जो पूरी टॉक हो रही है, आपको लगता है कि सोनम जी जो सोचते हैं, उनका जो विज़न है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं ये लोग? तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि KDA और एपेक्स बॉडी एक साथ मिलके इसको लड़ रहे हैं। ये एक अपने आप में एक उदाहरण है पूरे देश में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोनम को ये टॉक में बिना इंक्लूड किए कुछ भी सोल्यूशन निकाला जाए, तो वो लद्दाख के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि उसमें सोनम का से का पता ही नहीं है। तो ये चाहे MH 6 शेड्यूल के अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन निकलता है? नहीं, कुछ भी अगर वो सोल्यूशन करें सोनम को एक्सक्लूड करके, तो लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि ये हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन रहा है। तो ये इन द लॉन्ग रन ना ये BJP को हेल्प करेगा, ना MHA को, ना किसी को। वेयरएज ये स्ट्रेटेजिकली अगर सोनम को निकाल के, क्योंकि हम सबको पता है कि ना उनका कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ना कुछ है, उनको ये टॉक से हटाने के लिए अंदर रखा गया। स्ट्रेटेजिकली अगर उनको ये टॉक्स का पार्ट बनाया जा सके, जिसको हम ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं या स्टेट्समैनशिप कहते हैं, तो ही इवन हर लद्दाखी को ये फील होगा, विश्वास होगा कि हाँ बेस्ट सॉल्यूशन आया है और ये आगे चल के MHA के भी हित में है और BJP के भी हित में है। आखिरी सवाल, अभी तक एडवाइजरी बोर्ड है, उसने कुछ अप्रूवल नहीं दिया है, आपने रिप्रेजेंटेशन भी दिया लेकिन कोई अप्रूवल नहीं आया है कि NSA का आगे क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है सोनम का केस कि अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी और उनको रिलीज़ किया जाएगा? केस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एविडेंस अगर देखा जाए, प्रोसीजरल लैप्सेस अगर देखे जाएं, तो ये तो केस बनना ही नहीं था, जैसे मैंने कहा। और एडवाइजरी बोर्ड को भी सारे फैक्ट्स दे दिए गए हैं और हम इस देश में सत्यमेव जयते को अपना मोटो बताते हैं। हर इंसान भारतीय अपने ज़मीर में झांकेगा, अमित शाह जी खुद अपने ज़मीर में झांकेंगे, मिस्टर मोदी, तो उनको पता है कि सोनम कौन है। तो ये तो, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या सबको, एडवाइजरी बोर्ड जो हमने प्रेजेंट किया है और जो बताया गया है, उससे साफ नज़र आता है कि सोनम कोई NSA के अंडर डिटेन करने वाले इंडिविजुअल्स में से नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि फाइनली सत्य की जीत होती है और हमारी जुडिशरी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के जो हमारे लोग हैं हमारे साथ, पूरे लद्दाख के लोग और पूरे इंडिया के लोग और इंटरनेशनली भी जो है, तो इससे ज़रूर इस सब से बहुत अच्छा ही निकलेगा। और ये जो भी इवेंट हुआ है, जिस भी मोटिव से हुआ हो, लेकिन इसका जो एंड होगा ये सब के लिए अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशेष बातचीत करने के लिए। सोनम वांगचुक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो सुनवाई हुई है वो टेक्निकल चीज़ों पर ही जो है उसकी सुनवाई टलती रही है, लेकिन अब जो बातचीत और बहस होनी है, जो दलीलें रखी जानी हैं, वो दरअसल इस बात पर रखी जानी है कि सोनम को जिस कारण से, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो उनको हिरासत में रखा गया, उनको जेल में बंद किया गया, उसका ग्राउंड कितना मजबूत है और क्या वो सुप्रीम कोर्ट में ठहर पाएगा, इसको बहरहाल देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या दलील रखी जाती है। लेकिन ये बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।